हेलो एवरीवन। आज मैं आपने ऑलरेडी ये चैप्टर है लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, चैप्टर नंबर 13, इसमें पहली दो क्लासेस जो पहले दो लेक्चर्स हुए हैं आपके, देयर वी हैव डिस्कस द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सेबी LODR रेगुलेशंस 2015। इस टॉपिक के अंदर हमने दैट इज चैप्टर नंबर 13, इसके अंदर हमने जो पहले दो लेक्चर में जो कवर किया है, द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सेबी LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, एंड मेनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर एक लिस्टेड एंटिटी ने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग करा रखी है। वैसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि सब LODR रेगुलेशंस इज अ कॉमन लॉ, वेदर आपने इक्विटी शेयर की लिस्टिंग करा रखी है या डेट इंस्ट्रूमेंट की या और डिफरेंट चीजें, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी। लेकिन जो प्रोविजंस हमने पढ़े थे मेनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अगर लिस्टेड एंटिटी ने इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग करा रखी, और सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने दो लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। नाउ उन्हीं प्रोविजंस की अब हम दूसरे तरीके से डिस्कशन अभी करेंगे। राइट नाउ एक टॉपिक में ले रहे हैं पीरियोडिक कंप्लायंसेस फॉर लिस्टेड एंटिटी फॉर इक्विटी शेयर्स। मतलब क्या है कि पीरियड वाइज, जैसे ऐसे कौन कौन सी कंप्लायंसेस एक लिस्टेड कंपनी को करनी है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। पीरियोडिक मतलब बेसिकली आफ्टर सर्टेन पीरियड आपको कुछ कंप्लायंसेस करने हैं। देखिए, तो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को एक डिफरेंट तरीके से, क्योंकि स्टडी मटेरियल में ऐसे भी दे रखा है और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो हम उस एंगल से भी चीज को पढ़ना पड़ेगा। यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे। अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक पढ़ेंगे आपको पीरियोडिक कंप्लायंसेस, और एक पढ़ेंगे हम आपको इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। दोनों में फर्क क्या है? पीरियोडिक कंप्लायंसेस का मतलब वो एक पीरियड के साथ फिक्स है, इस एक सर्टेन पीरियड होगा, पीरियड कंप्लीट होते हैं आपको एक कंप्लायंस करनी है, मतलब रूटीन, यू कैन से ऑल्सो रूटीन कंप्लायंसेस, नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी इवेंट, वो होना ही होना है। और इवेंट बेस्ड कंप्लायंस का मतलब अगर एक इवेंट होती है, एक पर्टिकुलर इवेंट, तो आपको कंप्लायंस करनी है, वो इवेंट नहीं होती तो दैट कंप्लायंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। जैसे एक छोटा सा एक सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल, एक कैसे एनालॉजी में लेता हूं, जैसे कंपनी लॉ में आप देखते हैं बहुत सारे फॉर्म्स हमें फाइल करने ही करने, वो किसी इवेंट से लिंक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हर कंपनी को हर साल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM एनुअल अकाउंट फाइल करना है। हर कंपनी को हर साल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो ये पीरियोडिक डॉक्यूमेंट्स है, पीरियोडिक रिटर्न्स हैं, याद है, पढ़ते भी आप रिटर्न्स, रजिस्टर्स और रिटर्न चैप्टर में। और कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन इवेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल DI-12 तब फाइल करते हैं इफ देयर इज एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। INC-22 तब फाइल करते हैं व्हेन देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब तक एक कंपनी का रजिस्टर कभी शिफ्ट ही नहीं होता तो INC-22 फाइल करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, अगर देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, जब तक कभी चेंज नहीं है, नो नीड ऑफ फाइलिंग द DI-12। तो कह सकते हैं वो इवेंट बेस्ड फॉर्म्स है कि सर्टेन इवेंट होगी तो उस चीज के बारे में हमें फॉर्म फाइल करना है। लेकिन अगर हम एनुअल अकाउंट्स की बात करें, अगर हम बात करें एनुअल रिटर्न की बात करें, ये फाइल करने ही करने, चाहे कुछ हो ना, एक पीरियड के साथ लिंक है। वैसे ही जितने भी कंप्लायंसेस विच आर कंपनी लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स विद द स्टॉक एक्सचेंज,
उन कंप्लायंसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ कंप्लायंस पीरियड के साथ लिंक है, कुछ इवेंट के साथ लिंक है, तो हमने टॉपिक को दो पार्ट में पढ़ दिया। और इसमें जो पढ़ा मैक्सिमम चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को हम दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो एक पीरियोडिक कंप्लायंस है और एक इवेंट बेस्ड कंप्लायंस है। नाउ अब पीरियोडिक कंप्लायंसेस को भी हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मतलब ऐसी कंप्लायंसेस जो हर क्वार्टर के बाद करनी है, ऐसी कंप्लायंस जो हर हाफ ईयर के बाद करनी, और एनुअल कंप्लायंसेस। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करें, क्वार्टरली कंप्लायंसेस, क्वार्टरली पीरियोडिक कंप्लायंसेस, हाफ ईयरली पीरियोडिक कंप्लायंसेस, एनुअल कंप्लायंसेस, एंड उसके बाद विल डिस्कस द टॉपिक इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। इस तरीके से एक पूरा टॉपिक हम लेंगे। तो पीरियोडिक कंप्लायंसेस पहले हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक कंप्लायंसेस, एंड उसमें पहले हम पढ़ेंगे क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर एनुअल। वंस वी कंप्लीट दिस एंटायर, देन विल डिस्कस द इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस, विल डिस्कस द इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। तो पहले मैं ले रहा हूं आपका, देखिए टॉपिक पीरियोडिक कंप्लायंसेस। पीरियोडिक compliances for a listed entity for equity shares. Periodic compliances for listed entity for equity shares. एंड इस पीरियोडिक कंप्लायंसेस में पहले हम ले रहे हैं, दैट इज द क्वार्टरली कंप्लायंसेस। मैंने बोला तीन पार्ट में डिवाइड, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल। क्वार्टरली कंप्लायंस टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, मैं समझाता हूं वन बाय वन। सबसे पहले टेबल में देखा है साहब, रेगुलेशन रेफरेंस, मतलब किस रेगुलेशन से भी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के किस रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, एक, फिर टाइमलाइन कितने दिन के अंदर करना है, फिर आपको हर एक क्वार्टर, फॉर द क्वार्टर एंडेड जून, अप्रैल में जून पहला क्वार्टर, फिर फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर, दैट इज द जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर टू दिसंबर, एंड फिर जनवरी फरवरी मार्च। तो हर क्वार्टर के एंड, क्योंकि जो टाइमलाइन है हर क्वार्टर के बाद सर्टेन पीरियड में कंप्लाई करना है। जैसे पहली रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है द स्टेटमेंट, रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3 की रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था शुरू में, जो कुछ पढ़ा था आपने, कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर लिस्टेड एंटिटीज, शुरू में आपको टॉपिक पढ़ाया था, आई थिंक फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास लेक्चर में, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में कवर हुआ होगा, कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर लिस्टेड एंटिटी। रेगुलेशन 13 में रिक्वायरमेंट थी कि साहब हर क्वार्टर में, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कितनी आपकी पेंडिंग कंप्लेंट्स थी, फिर पूरे क्वार्टर के अंदर इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, फिर नई कितनी कंप्लेंट्स ऐड हुई इस क्वार्टर में, कितनी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई और कितनी कंप्लेंट्स अनरिजॉल्व रही एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। इसका एक रिटर्न, एक स्टेटमेंट बना के हर क्वार्टर के बाद विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना है। याद है, ये प्रोविजन हमने पढ़ा था। तो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस रिड्रेस मैकेनिज्म, इसका मैं स्टेटमेंट फाइल करना है। उसमें डिटेल यही आएगी कि सब व्हाट वर द ग्रीवेंसेस, नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस पेंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, न्यू कंप्लेंट्स एडेड ड्यूरिंग द क्वार्टर, how many complaints have been resolved during that quarter and how many remain unresolved at the end of the quarter। ये सारे चीजों का एक स्टेटमेंट बना के हमें फाइल करना होता टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 21 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। तो जब हम विद इन 21 डेज फाइल करना है फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ, पहला क्वार्टर जो है मतलब फॉर द क्वार्टर एंडेड जून, इसका अप्रैल मई जून, तो जो पहला क्वार्टर मेरा 30 जून वो एंड हुआ, तो उसके 21 दिन के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम बाय 21 ऑफ जुलाई, मैक्सिमम बाय 21 जुलाई। सिमिलरली जो अगला क्वार्टर है, अगला क्वार्टर कब एंड हो रहा है, आपके टेबुलर फॉर्म में सबको देख सकते हैं, अगला क्वार्टर कब आपको एंड हो रहा है, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके 30 सितंबर खत्म हुआ क्वार्टर, उससे 21 दिन के अंदर, दैट इज बाय 21 अक्टूबर। सिमिलरली थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर क्वार्टर क्लोज हुआ, उसके 21 दिन के अंदर बाय 21 जनवरी। एंड लास्टली फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च से 21 दिन के अंदर बाय 21 अप्रैल, दैट इज 21 अप्रैल। तो बेसिकली प्रोविजन आपको ऑलरेडी पता है, इससे पता लगे साहब हमें साल में 4 बार कंप्लायंस करनी है। ठीक है, पहले क्वार्टर जब खत्म हुआ जून में 30 जून को, उसके
21 दिन के अंदर मतलब 21 जुलाई तक कंप्लायंस करनी है, ऐसे फिर 21 अक्टूबर तक, फिर 21 जनवरी तक और फिर 21 अप्रैल तक, समथिंग लाइक दैट। ये आपको बेसिकली प्रोविजन है, वही हर क्वार्टर के बाद हमने इसको अप्लाई करके दिखा दिया कि हर क्वार्टर के बाद कब तक ये कंप्लायंस करनी है, लिखा ना वेन टू कंप्लाई, और हर एक चारों क्वार्टर का अलग अलग दे रखा है। नाउ सेकेंड क्वार्टरली कंप्लायंस देखिए, दैट इज द रेगुलेशन नंबर, मैं ऑर्डर में चल रहा हूं कि रेगुलेशन 13 फिर 27 इस तरीके से आपको, ठीक है, मतलब ऑर्डर रेगुलेशन नंबर के हिसाब से ऑर्डर। रेगुलेशन 27 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। ये आपने एक्चुअली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे तो नहीं पढ़ा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है या गवर्नेंस के पेपर में आप पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो है, आप जानते हैं कि हर क्वार्टर के बाद कंपनी को एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, आपको याद होगा। एंड दैट रिपोर्ट में पूरा आता है कि उस क्वार्टर के अंदर आपने क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स कैसे कैसे फॉलो किए, एंड दिस रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस and has to be filed with the stock exchange within 15 days from the close of the quarter, within 15 days from the close of the quarter. Again, जब 15 दिन के अंदर फाइल करनी है फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर, वैसे सेम पहला क्वार्टर कब खत्म हो, 30 जून को, तो 30 जून से 15 दिन के अंदर। अच्छा 30 जून से 15 दिन के अंदर, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम बाय 15 जुलाई। ऐसे अगला क्वार्टर 30 सितंबर तक खत्म होगा, जुलाई अगस्त सितंबर 15 अक्टूबर तक, फिर अगला क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 जनवरी तक, उसके 15 दिन के अंदर, और अगला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च से 15 दिन के अंदर, दैट इज 15 अप्रैल तक। ऐसे 4 बार आपको ये आगे की सब 15 दिन के अंदर मैक्सिमम 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर दिस रिपोर्ट इज टू बी फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज। नाउ कमिंग टू थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज द रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज बी। ये भी आपने पढ़ा है। अच्छा रेगुलेशन 31 में आपने याद होगा कि शोल्डिंग पैटर्न की इंटीमेशन देनी पड़ती है टू द स्टॉक एक्सचेंज को। उसमें भी 3 तरह की है। उसमें एक है कि अगर आपकी कोई कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग हुई जिसकी वजह से आपकी कैपिटल 2% से ज्यादा बढ़ गई या 2% से ज्यादा घट गई, मतलब मोर देन 2% का प्लस माइनस इफेक्ट आई, इधर प्लस और माइनस जो भी है, देन इन दैट केस उसकी इंटीमेशन विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग हमें स्टॉक एक्सचेंज देना। लेकिन अब देखिए, अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तब तो हम देंगे इंटीमेशन, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे नहीं तो नहीं देंगे। तो वो किसमें आएगा, इवेंट बेस्ड कंप्लायंस में आएगा। किसमें आएगा, इवेंट बेस्ड। तो वो अभी देखना, अभी थोड़ी देर में इवेंट बेस्ड कंप्लायंस देखना, वो वाला पॉइंट है। रेगुलेशन 31 में वो भी दे रखा है। फिर आपको दे रखा है जब भी कोई नई सिक्योरिटी अब इशू करते हैं उसकी लिस्टिंग कराते हैं, तो लिस्टिंग कराने से कम से कम 1 दिन पहले हमें शेल्डिंग पैटर्न फाइल करना पड़ता है टू द स्टॉक एक्सचेंज 1 डे प्रायर टू द लिस्टिंग। अगेन नई सिक्योरिटी इशू करेंगे उसकी, तब वो भी इवेंट बेस्ड में आएगा। लेकिन उसमें अगर आपको याद हो 3 रिक्वायरमेंट थी, 2 तो थी आपको इवेंट बेस्ड, ठीक है। एक बताया था साहब जब भी नई सिक्योरिटी लिस्ट कराएंगे या आप कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करें जिससे कि मोर देन प्लस माइनस 2% का इफेक्ट आ रहा है। एक उसमें था कि साहब को हर क्वार्टर के बाद विद इन 21 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर आपकी कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना है। अब ये हर क्वार्टर का फाइल करना ही करना है। इसका मतलब कि ये रूटीन कंप्लायंस है, ये पीरियोडिक कंप्लायंस, तो वो यहाँ आ गया। और हर क्वार्टर के बाद कितने दिन के थे, विद इन 21 डेज क्या फाइल करना है आपको, शेयरहोल्डिंग पैटर्न। क्या फाइल करना है, शेयरहोल्डिंग पैटर्न विद इन 21 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। अच्छा इसका फिर वही सेम, पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, 30 जून को, तो इसका उसके 21 दिन के अंदर बाय 21 जुलाई। अगला क्वार्टर कब खत्म होगा, 30 सितंबर को, तो उसके 21 दिन के अंदर बाय 21 अक्टूबर। उसका अगला क्वार्टर कब खत्म होगा, 31 दिसंबर, उसके 21 दिन के अंदर बाय 21 जनवरी। एंड उसका अगला क्वार्टर कब खत्म होगा, दैट इज द मार्च, तो उसके 21 दिन के अंदर बाय 21 अप्रैल, बाय 21 अप्रैल। तो ऐसे करके ये 4 बार आपको ये शेयरहोल्डिंग पैटर्न, तो ये रूटीन कंप्लायंस है कि आपको अपनी कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न आपको फाइल करना है विद द स्टॉक एक्सचेंज। बट जो इवेंट बेस्ड कंप्लायंस है 2 पॉइंट इसी रेगुलेशन 31 से आएगा, अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। एक आएगा कि अगर आप नई सिक्योरिटी लिस्ट कराते हैं तो उससे 1 दिन पहले उसकी इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज देनी है। और अगर आप कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं जिससे कि प्लस माइनस मोर देन 2% का इफेक्ट आता है, तो उसमें 10 दिन के अंदर उसकी इंटीमेशन आपको देनी पड़ती है। नेक्स्ट दैट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, क्वार्टरली कंप्लायंस। आपने एक पढ़ा रेगुलेशन नंबर 33 सब रेगुलेशन 3 क्लॉज ए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। याद है आपने हर क्वार्टर के बाद उस क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल रिजल्ट तैयार करने हैं, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल अलॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, अलॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, याद है।
एंड ये हमें फाइल करना होता है विद इन 45 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर जिस दिन खत्म उसके 45 दिन के अंदर। ये सब प्रोविजन आप पढ़ चुके विद इन 45 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि जो लास्ट क्वार्टर है, फिर रिमेंबर जो लास्ट क्वार्टर है दैट इज जनवरी टू मार्च, उस क्वार्टर के रिस्पेक्ट में आपको अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल फाइल करने की जरूरत नहीं है। रादर कुछ साल खत्म हो गया, कोई लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर है, तो बोला लास्ट क्वार्टर के रिस्पेक्ट में आप ये ना करके आप पूरे साल के एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरे साल के वो भी ऑडिटेड, पूरे एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर तैयार कराइए विद इन 60 डेज एंड वो फाइल कीजिए विद द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब 31 मार्च से 60 दिन के अंदर, 31 मार्च से 60 दिन के अंदर आप वो बताइए लास्ट क्वार्टर की में ऐसा 45 डेज वाली रिक्वायरमेंट के 60 डेज एनुअल ऑडिटेड फाइनेंस, याद है सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या आपको नोट्स में जो दिया है वो क्या दिया है, जो पहला क्वार्टर 30 जून खत्म होगा उससे 45 दिन देखेंगे तो 31 जुलाई, उससे 45 दिन देखेंगे तो क्या हुआ 45 दिन फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। 30 जून को पहला क्वार्टर खत्म हुआ तो 45 दिन मतलब क्या हुआ 31 दिन तो जुलाई के महीने मंथ में आ गया और 14 दिन अगस्त के, तो बाय 14 ऑफ अगस्त आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी फर्स्ट क्वार्टर रेस्पेक्ट में। ऐसे अगला क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर उससे 45 दिन, 30 सितंबर से 45 दिन, अगेन 14 नवंबर सेम, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। ऐसे आपका थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर को क्वार्टर खत्म हुआ उससे 45 दिन, तो जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 14, 45 दिन हो गए। लास्ट क्वार्टर में देखिए मैंने उसमें लिखा हुआ फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च, उसमें लिखा हुआ कि उसकी जगह एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर्स फाइल करेंगे विद इन 60 डेज दैट इज बाय मैक्सिमम 30th ऑफ मई। तो उस केस में चेंज होगा बाय 30th ऑफ मई। आप देखो 60 डेज काउंट करो कहां से, फ्रॉम 31 मार्च, 31 मार्च से 60 डेज, तो अप्रैल के महीने में 30 दिन हो गए और मई में 30, वैसे मई में 31 दिन होते हैं लेकिन हमें 60 दिन के अंदर करना है तो मैक्सिमम बाय 30th ऑफ मई ये रिक्वायरमेंट। तो ये कह सकते हैं इसमें पहले 3 क्वार्टर की तो एक पैटर्न भी चल रही है, अप्रैल टू जून क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर दिसंबर, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर उसकी कंप्लायंस अलग तरीके से क्योंकि प्रोविजन में वैसे ही दे रखा है, आपने पहले ही पढ़ा था एंड वही चीज मैंने यहाँ पे इफेक्ट डाल रखा है। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं आपके क्योंकि स्टडी मटेरियल में दे रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये एलओडीआर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन है ये भी क्वार्टरली और आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंड इतनी कई जगह आपने पढ़ रखा है, एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ रखा है, तो ये भी आपको दे रखा है तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ। देखिए 5वीं जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द रेगुलेशन 76 ऑफ सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 2018। जानते पहले 1996 रेगुलेशन थे, बाद में 2018 में नए रेगुलेशंस आ गए। आपको याद होगा आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल, मैं एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ाता हूँ, प्रोफेशनल में भी कई जगह आपने पढ़ा होगा। डिपॉजिटरी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहां देखना ही जरूर आता है रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए जो रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें ये होता है कि हर क्वार्टर के बाद, आपको याद भी होगा, हर क्वार्टर के बाद हर एक लिस्टेड कंपनी क्या करना पड़ता है आफ्टर एवरी क्वार्टर, एक ऑडिट करानी पड़ती है जिसमें ये रिकंसिलिएशन होता है। इशूड कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इन इक्विटी कैपिटल इन फिजिकल मोड प्लस कैपिटल इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो कैपिटल है या तो एनएसडीएल के नाम में होगी, आप जानते हैं कंपनी के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी के नाम में सिक्योरिटी रजिस्टर होती है, या सीडीएसएल के नाम में, इधर इन द नेम ऑफ एनएसडीएल और इन द नेम ऑफ सीडीएसएल। तो एक कंपनी के जितने एनएसडीएल के नाम में कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, जितने सीडीएसएल के नाम में रिकॉर्ड है रजिस्टर्ड है, और जितने फिजिकल मोड में, तीनों का जो टोटल है कंपनी की इशूड कैपिटल से मैच करना चाहिए। इसकी ऑडिट, याद है आप पढ़ रखा है इसकी ऑडिट, एंड ये ऑडिट प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएस से करा सकते हैं किसी से भी, और हर क्वार्टर के बाद ये ऑडिट करानी है, सब कुछ कराना। और ये ऑडिट करने के बाद जो प्रोफेशनल अपना एक सर्टिफिकेट देगा कि उसने क्या पाया कि ये मैच करता है या नहीं करता, और इस सर्टिफिकेट कॉपी हैज टू फाइल टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 month फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। कितने टाइम में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द, वही 1 month विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर खत्म होने के 30 दिन के अंदर फाइल करना है। अगेन उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखें तो पहला क्वार्टर मेरा 30 जून को खत्म हुआ,
तो उसके 30 दिन के अंदर बाय 30th जुलाई। अगला क्वार्टर मेरा सितंबर, 30 सितंबर खत्म हुआ तो बाय 30 अक्टूबर 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर खत्म हुआ बाय एंड 31 दिसंबर, तो उसके 30 दिन के बाद 30 जनवरी। एंड द लास्ट थिंग दैट इज द लास्ट क्वार्टर है दैट इज जनवरी टू मार्च, उससे 30 दिन के अंदर दैट इज बाय 30 अप्रैल। तो साल में 4 बार ये भी रिक्वायरमेंट आपकी हर क्वार्टर के बाद आपको एक ऑडिट बाय प्रैक्टिसिंग COCS, और ऑडिट करके जो अपना सर्टिफिकेट देगा ऑडिट सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करनी है विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। तो दैट इज द रेगुलेशन 76 ऑफ सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018, एंड उसके अकॉर्डिंगली इस तरीके से आपको करना है। तो ये 5 तरह की क्वार्टरली कंप्लायंस मैंने आपको बताई टू बी कंप्लाइड विद। हर क्वार्टर के बाद किसी में 15 डेज है, किसी में 21 डेज है, किसी में 45 डेज है, किसी में 30 डेज, सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉलो करना है, और हर क्वार्टर के बाद। एंड ये इस तरीके से क्वार्टरली कंप्लायंसेस है टू बी फॉलोड बाय लिस्टेड कंपनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। सो हमने पीरियोडिक कंप्लायंसेस फॉर लिस्टेड एंटिटी फॉर इक्विटी शेयर्स में क्वार्टरली कंप्लायंसेस हमने कंप्लीट कर लिया। Now we move on to the annual compliances. The next is annual compliances. अच्छा, यहाँ कोई हाफ ईयरली कंप्लायंसेस नहीं है। पहले कुछ हुआ करती थी 2 हाफ ईयरली कंप्लायंसेस, लेकिन वो अमेंड होकर वो भी एनुअल कंप्लायंसेस होगी। जो पहले हाफ ईयरली बेसिस पे होती थी वो अमेंड होकर दोनों क्या होगी, एनुअल में। इसलिए हाफ ईयरली कंप्लायंसेस पहले 2 हुआ करती थी, क्योंकि आप कहीं पुराना पढ़ लें तो आप बोले सर ने नहीं पढ़ाया है एंड आपको लिखा हुआ है, मैंने किताब कहीं देखा है। तो पहले 2 हाफ ईयरली कंप्लायंस में 2 पॉइंट्स आते थे, लेकिन नाउ द लॉ हैज बीन अमेंडेड एंड वो भी एनुअल कंप्लायंसेस हो गए, वो भी क्या होगी, एनुअल कंप्लायंस। इसलिए हाफ ईयरली कंप्लायंस यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एनुअल कंप्लायंसेस में देखिए क्या क्या। पहला रेगुलेशन 7(3), रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 215, शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये क्या चीज है? मान ली एक्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, तो रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 2 में लिखा हुआ है कि साहब कंपनी को अपने शेयर ट्रांसफर रिलेटेड काम या तो इन हाउस करना है, खुद मेंटेन करना है, या ये काम आप आउटसोर्स कर सकते हैं तो RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। आप सब जानते हैं, सब चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपने ऐसा किया है, मतलब आपने अपने शेयर ट्रांसफर रिलेटेड सारा काम या तो आप इन हाउस मेंटेन करें या आपने डेलीगेट कर रखा है टू अ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। आपने ऐसा, ये रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 2 में रिक्वायरमेंट का आपको ऐसा करना है, ईदर ऑफ द टू। और रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 आपने ऐसा किया है, इस आपने कंप्लायंस किया कि आप शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम, सॉरी शेयर ट्रांसफर रिलेटेड सारा काम आप इन हाउस कर रहे हैं या आपने कोई RTA को डेलीगेट किया है, ये आपने कंप्लायंस की है रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 2 की। इसका एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट और फाइल कीजिए टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल जिस दिन क्लोज हो उसके 30 दिन के अंदर फाइल करना विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और ये जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको फाइल करना टू द स्टॉक एक्सचेंज, इट शैल बी साइंड बाय द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। और ये तो करेगा। और अगर आपने डेलीगेट कर रखा है टू RTA को, तो फिर RTA का कोई RTA भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, तो उसका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव RTA इफ एनी लिख रहे हैं। अगर आप इन हाउस मेंटेन करें तो RTA का रोल ही नहीं है। फिर तो ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट हम इन हाउस मेंटेन करें, इस बात का सर्टिफिकेट आप स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करिए विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड दैट सर्टिफिकेट विल साइन ओनली बाय द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। लेकिन अगर आपने काम आउटसोर्स करेगा टू RTA को, तो उस केस में सर्टिफिकेट फाइल होगा टू द स्टॉक एक्सचेंज, signed by compliance officer of the entity as listed entity as well as signed by the authorized representative of the RTA। and इसलिए हमने if in लगा दिया कि ये हो भी सकता है और ये नहीं, डिपेंडिंग करता आपने आउटसोर्स किया है टू द RTA और नॉट। तो दैट इज द फर्स्ट एनुअल कंप्लायंस, एंड साल में एक बार करना विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इस बात का कि हमने कंप्लायंस किया कि हम इन हाउस या थ्रू RTA कर रहे हैं, इस बात का सर्टिफिकेट फाइल करना टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा? कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर, एंड अगर आपने RTA रखा हुआ तो RTA का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी साइन करेगा। सेकंड देखिए, सेकंड एनुअल कंप्लायंस में रेगुलेशन 14 दैट इज लिस्टिंग फीस एंड ऑल दैट। आप जानते हैं कि आप कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होगा तो विद इन एक खत्म होगा तो उसकी 30 days के अंदर आपको अगले फाइनेंशियल की फीस पे करनी है, दैट इज विद इन 1 month अगेन बाय 30th अप्रैल, 31 मार्च को फाइनेंशियल खत्म होगा
तो अगले फाइनेंशियल के रेस्पेक्ट में 30 अप्रैल तक आपको लिस्टिंग फीस पे करनी है। दैट रेगुलेशन नंबर 14 में कुछ बताने का है नहीं। लेकिन रेगुलेशन नंबर 33 सब रेगुलेशन 3 क्लॉज डी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये रेगुलेशन 33 पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स कि हर क्वार्टर के बाद विद इन 45 डेज कंपनी को अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनऑडिटेड पब्लिश करने हैं। लेकिन रिस्पेक्ट टू लास्ट क्वार्टर दैट इज द जनवरी टू मार्च, उसके रिस्पेक्ट में आप अनऑडिटेड, क्योंकि फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा जनवरी टू मार्च लास्ट क्वार्टर, फाइनेंशियली आपको अप्रैल टू मार्च चलता है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट के बजाय आप क्या फाइनेंस का पब्लिश कीजिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। क्या फाइनेंस किया, ऑडिटेड फाइनेंशियल, ऑडिटेड फाइनेंशियल पढ़ा है आपने, ऑलरेडी पढ़ा है। विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को फाइनेंशियल खत्म, उसके 60 डेज के अंदर, इस साथ अप्रैल का महीना 30 दिन और मई 30 बाय 30th ऑफ मई, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल, दैट इज एंड ऑफ फाइनेंशियल ऑन 31 मार्च, दैट इज बाय 30th ऑफ मई। 31 मार्च को आपको फाइनेंशियल खत्म, उसके 60 दिन के अंदर, इसे 30 मई तक आपको फाइल करना है टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश भी करना इन द पब्लिक डोमेन। नेक्स्ट इज रेगुलेशन नंबर 34 सब रेगुलेशन एनुअल रिपोर्ट। आप जानते हैं जब एजीएम होती है कंपनी की, तो एजीएम से पहले एनुअल रिपोर्ट सारे शेयर होल्डर कंपनी भेजती है। ये बोला जब आप शेयर होल्डर को भेजें उस दिन या उससे पहले एनुअल रिपोर्ट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करेंगे। तो दैट इज द नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच ऑफ द, जिस दिन आपने अपने शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट डिस्पैच करना शुरू किया उस दिन या उससे पहले, नॉट लेटर देन दैट, कंपनी एनुअल रिपोर्ट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करेगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 34 सब। एंड ये वंस इन ए ईयर होना, एजीएम से रिलेटेड है, एजीएम से पहले की बात है, इसलिए दिस ऑल्सो एनुअल कंप्लायंस एंड ये भी एनुअल, सब एनुअल कंप्लायंस आ रहे। लास्ट रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 10। रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 10 में क्या है, एक कंपनी को साल में एक बार, अच्छा एक चीज, एक कंपनी के बाद, जब भी कंपनी के पास, मान लीजिए एक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, जब भी इस कंपनी के पास कोई रिक्वेस्ट आए फिजिकल मोड में शेयर ट्रांसफर का, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शेयर या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर या कंसोलिडेशन के हिसाब, एक बंदा बोलता है मेरे पास आपकी कंपनी के मल्टीपल शेयर सर्टिफिकेट हैं और उसमें जितने जितने शेयर लिखे सबको मिलाकर आप एक सिंगल शेयर सर्टिफिकेट दे दीजिए, या सब डिवीजन समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे केसेस में कंपनी का जब रिक्वेस्ट आती है तो कंपनी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्ट उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एंड आपको शेयर सर्टिफिकेट में चेंजेस करके वापस भेजना होता है। जिस दिन कंपनी को रिक्वेस्ट रिसीव हुई और कंपनी जिस दिन आपको चेंजेस को, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके शेयर सर्टिफिकेट वापस भेजेगी, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर शेयर, वो गैप 30 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। आपने ऐसा किया है, इस बात की एक ऑडिट कराई आपको पहले 30 डेज के अंदर करना कि जब भी रिक्वेस्ट आए फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शेयर, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉल मनी, मेंशनिंग इंडोर्समेंट ऑफ कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी, बता दो ऑन द बैक साइड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, सॉरी ऑन द बैक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर स्टिकर चिपका दी कंपनी जब भी कॉल मनी को पे करता है, ऑल दैट, ठीक है। या रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शेयर तो बैक साइड में उसकी एंट्री होती है, या आपको कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, सभी केस में कंपनी का जब शेयर फिजिकल मोड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। कंपनी का जब शेयर सर्टिफिकेट आया तो कंपनी को शेयर अपने रिकॉर्ड में और चेंजेस और शेयर सर्टिफिकेट चेंजेस करके वापस भेजना है जिस दिन रिसीव हुई रिक्वेस्ट और जिस दिन हम डिस्पैच कर रहे हैं शेयर सर्टिफिकेट आफ्टर मेकिंग द चेंजेस, प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, वो गैप 30 डेज से नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन 30 डेज। और आपने ऐसा किया है, इस बात की एनुअल बेसिस पे एक ऑडिट कराइए बाय प्रैक्टिसिंग सीएस। कंपनी अगर शेयर ट्रांसफर ये काम खुद कर रही है तो कंपनी इस ऑडिट करवाएगी, और अगर हमने काम आउटसोर्स करेगा तो आरटीए, तो आरटीए ऑडिट कराएगा, किससे, प्रैक्टिसिंग सीएस से। ऑडिट में वो प्रैक्टिसिंग सीएस यही चेक करेगा कि साहब कंपनी का जब जब ये रिक्वेस्ट आए तो क्या कंपनी ने विद इन 30 डे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्या आपको डॉक्यूमेंट भेजा या नहीं भेजा, शेयर सर्टिफिकेट भेजा या नहीं भेजा टू द एप्लीकेंट। एंड ये ऑडिट करने के आपने एक सर्टिफिकेट देगा व्हाट ही हैज फाउंड इन दैट ऑडिट, एंड ये सर्टिफिकेट कंपनी हैज टू अरेंज या आरटीए हैज टू अरेंज विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड साथ में इसकी एक कॉपी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करनी है। तो क्या ये भी एनुअल कंप्लायंस होगी, ये भी एनुअल कंप्लायंस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस साल खत्म हो 31 मार्च को, उसके बाद कंपनी अगर खुद अपने शेयर ट्रांसफर काम देगी, इन हाउस फैसिलिटी है तो कंपनी किसी प्रैक्टिसिंग सीएस को अप्रोच करेगी। अगर एक काम अपने आरटी को आउटसोर्स किया तो आरटी किसी प्रैक्टिसिंग सीएस को अप्रोच करेगा। क्या कि आप हमारी कंपनी की ऑडिट कर दो। ऑडिट में क्या चेक करो कि जब जब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शेयर, फॉर इंडोर्समेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, तो हमने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके शेयर सर्टिफिकेट वापस भेज दिया विद इन 30 डे। एंड वो ऑडिट करने के बाद आपको ना एक सर्टिफिकेट, ऑडिट सर्टिफिकेट देगा, एंड कंपनी को ऑडिट कराने के बाद सर्टिफिकेट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब 30 डेज में ऑडिट कंप्लीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग सीएस दे दे कि साहब उसने क्या पाया इन द ऑडिट की कंपनी ने विद इन 30 डेज किया या नहीं किया।
और इस सर्टिफिकेट कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को भी फाइल करनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो क्या ये भी एनुअल कंप्लायंस होगी? एक बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं आपको, अभी मैंने बताया था हाफ ईयरली कंप्लायंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इन द कॉन्टेक्स्ट इक्विटी शेयर खत्म हो गया, लेकिन जो अभी मैंने एनुअल कंप्लायंस पढ़ाई है उसमें जो पहला पॉइंट है रेगुलेशन 7(3) ये, और लास्ट पॉइंट है रेगुलेशन 40(10), ये पहले हाफ ईयरली कंप्लायंस थे, ये साल में 2 बार होते थे, लेकिन अब लॉ अमेंड हो गया, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 भी अमेंड हो गया, अब सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, अब वो हाफ ईयरली की जगह एनुअल कंप्लायंस होगी। ऐसे रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 10 भी अमेंड हो गया, अब वो हाफ ईयरली की जगह एनुअल कंप्लायंस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीजें पहले हाफ ईयरली कंप्लायंस में आती थी, लेकिन नाउ रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 भी अमेंड हो गया, एंड रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 10 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 ये भी अमेंड हो गया। अब ये दोनों कंप्लायंस हाफ ईयरली की जगह एनुअल हो गई, इसलिए एनुअल कंप्लायंस में पहले हम 3 पॉइंट पढ़ाते थे ये, ठीक है, और हाफ ईयरली का हम 2 पढ़ाते थे, लेकिन हाफ ईयरली कंप्लायंस 2 ही थी सिर्फ, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 एंड रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 10, और दोनों ही अमेंड हो गए, एनुअल कंप्लायंस हो गई, इसलिए हाफ ईयरली कंप्लायंस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैलेंडर कंप्लायंस से पीरियोडिक कंप्लायंसेस फॉर लिस्टेड एंटिटी फॉर इक्विटी शेयर। और एनुअल कंप्लायंस जो पहले 3 होती थी अब वो क्या होगी 5, वो 2 भी रेगुलेशन 7(3) एंड रेगुलेशन 40(10) वो भी इसमें आ गया, इसलिए टोटल 5 रेगुलर कंप्लायंस हो गई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियोडिक कंप्लायंसेस फॉर लिस्टेड एंटिटी फॉर इक्विटी शेयर। सो इसके साथ आपका पीरियोडिक कंप्लायंसेस फॉर लिस्टेड एंटिटी फॉर इक्विटी शेयर कंप्लीट हो गया, क्वार्टरली कंप्लायंस है, देन एनुअल हाफ ईयरली कंप्लायंस का कंसेप्ट मैंने अब वो पता है खत्म हो गया। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस फॉर लिस्टेड एंटिटी फॉर इक्विटी शेयर फॉर लिस्टेड एंटिटी फॉर इक्विटी शेयर्स। नाउ मूव ऑन टू द इवेंट बेस्ड कंप्लायंस, मतलब अभी बता था अगर वो इवेंट होगी तो हम कंप्लायंस करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, इट इज नॉट फिक्स, करना ही करना है, ठीक है। एंड वो इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस का अगेन समरी है, आप ऑलरेडी बहुत सारे सब मैक्सिमम चीज में पढ़ चुके हैं। इवेंट बेस्ड compliances for a listed entity for equity shares. Event based compliances for listed entity for equity share। देखिए क्या क्या, एक तरफ रेगुलेशन का रेफरेंस और एक तरफ आपका क्या कंप्लायंस आपको करनी है, टाइमलाइन है, रेगुलेशन रेफरेंस, कौन से रेगुलेशन ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन एंड टाइमलाइन। पहला रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 5 इंटीमेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट। अगर आप शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट, अभी हमने पढ़ा ना रेगुलेशन 7 में, या तो आप इन हाउस फैसिलिटी रह सकते हैं या शेयर ट्रांसफर एजेंट को काम आउटसोर्स कर सकते हैं, करना जरूरी नहीं है, इन हाउस रख सकते हैं आप अपने कंपनी के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट बना ले टू लुक आफ्टर द शेयर ट्रांसफर वर्क एंड ऑल दैट। लेकिन मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड को शेयर ट्रांसफर एजेंट इंगेज करती है, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा, तो ये एग्रीमेंट आपको इस बात की इंटीमेशन कि आपने सो एंड सो एजेंसी को, एमसीएस को, कार्बी को, या और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, सो एंड सो को आपने अपॉइंट किया एज ए शेयर ट्रांसफर, इस बात की इंटीमेशन आपने स्टॉक एक्सचेंज की देनी है विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू एग्रीमेंट विद द शेयर। ये जहां एग्रीमेंट होगा ना, जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया विद द शेयर ट्रांसफर, उसके 7 दिन के अंदर इस बात की इंटीमेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना। लेकिन अगेन अगर आप शेयर ट्रांसफर एजेंट इंगेज ही नहीं करते, आपकी इन हाउस फैसिलिटी है, तो क्या ये रिक्वायरमेंट फॉलो करना है, क्या हमें स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है? तो इसलिए क्या होगा, इवेंट बेस्ड अगर हम ऐसा करते हैं, हम शेयर ट्रांसफर एंगेज करते हैं, तो इसके साथ एग्रीमेंट जो करेंगे, तो एग्रीमेंट के 7 दिन के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन किसको जाएगी, टू द स्टॉक एक्सचेंज। नाउ रेगुलेशन 28 सब रेगुलेशन 1 इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और देखिए याद होगा आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कंपनी कोई नई सिक्योरिटी इशू करने के लिए प्रपोज करती है, तो जानते हैं एक बार आप लिस्टेड एंटिटी हैं एंड व्हेनेवर यू इशू द न्यू सिक्योरिटी, उसकी भी लिस्टिंग करानी है, तो इसलिए पहले इन इशू करने से पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है। याद है मैंने 2 बार अप्रूवल लेते हैं, एक इशू करने से पहले इन प्रिंसिपल और एक फाइनल लिस्टिंग से पहले फाइनल अप्रूवल, ठीक है। तो वही आपको रेगुलेशन देखिए क्या लिखा हुआ, रेगुलेशन 28 सब 1 इन प्रिंसिपल अप्रूवल बिफोर इशूइंग सिक्योरिटी। तो व्हेनेवर अ लिस्टेड एंटिटी प्रपोजेस इशू न्यू सिक्योरिटी, को उसकी लिस्टिंग भी करवानी पड़ेगी, तो इशू करने से पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी, तभी जाके आप उसको इशू करेंगे। एंड ये आपका अगेन, लेकिन जब तक आप कोई नई सिक्योरिटी इशू करने का प्लान ही नहीं कर रहे, आपके ऊपर ये कंप्लायंस आएगी नहीं, अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट आपका रेगुलेशन 29, ये भी आप पढ़ चुके हैं। रेगुलेशन 29 में इसको भी 3 पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिया।
रेगुलेशन 29 में, रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज बी टू एफ। अगर क्या, हाँ देखिए, अगर आप कोई बोर्ड मीटिंग करते हैं जिसमें कोई बायबैक का प्रपोजल है या डिविडेंड डिक्लेयर करने का, रिकमेंड करने का, या इंटरिम डिक्लेयर करने का, इस तरह की कुछ चीज है उसके अंदर, उस बोर्ड मीटिंग में बायबैक, डिविडेंड, ठीक है, रेजिंग ऑफ फंड, समथिंग लाइक दैट, सब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो ये बोलता है कि साहब जिस दिन बोर्ड मीटिंग होने जा रही है उससे कम से कम 2 दिन पहले उस बोर्ड मीटिंग की डेट स्टॉक एक्सचेंज में इंटीमेट करना, और 2 दिन काउंट कैसे करना, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। वो दोनों दिन, आज इंटीमेट कर रहे हैं तो आज का दिन काउंट नहीं होगा, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होनी है वो डेट आप बता रहे हैं वो काउंट। उसके अलावा कम से कम 2 दिन पहले इसकी इंटीमेशन देनी है। 29(2) सब रेगुलेशन ए, सॉरी सब रेगुलेशन 2 क्लॉज ए दैट टॉक अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अगर आपकी बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव होने जा रहे हैं तो उस केस में 2 डेज की जगह 5 डेज हो जाएगा। एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द डेट ऑफ, सब पढ़ चुके हैं आप, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग आपको बोर्ड मीटिंग की डेट इंटीमेट करनी टू द स्टॉक एक्सचेंज, अगेन एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ द इंटीमेशन एंड डेट ऑफ द मीटिंग। तो अगर जनरली आप कहते हैं जैसे बायबैक, डिविडेंड, इस तरह की चीज बोर्ड मीटिंग में कंसीडर होने जा रही है, एजेंडा पे है, तो बोर्ड मीटिंग से कम 2 दिन पहले इंटीमेशन। वही तरीका एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। फाइनेंशियल रिजल्ट अगर बोर्ड मीटिंग कंसीडर होने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 डेज। एंड तीसरा दे रखा है रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 3। अगर मान लिया आपकी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जहां पे आप ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, एजेंडा पे मैटर है कि सर देयर विल बी ऑल्टरेशन इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी। इफ यू रिमेंबर, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हमने इशू कर रखे 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 10% क्या है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अगर उसके अंदर हम चेंज करना आते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं, हम 10% नहीं 8% डिविडेंड दे पाएंगे, समथिंग लाइक दैट, उसके लिए पहले बोर्ड विल कंसीडर दैट इशू, ठीक है। अच्छा, आपको याद हो कंपनी लॉ में कंसेप्ट पढ़ते हो सेक्शन 48, इफ यू रिमेंबर एक सेक्शन 48 पढ़ते हो, उसमें पॉइंट आता है ना आपका कि वेरिएशन ऑफ राइट्स अटैच टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स। एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर के राइट्स को आप क्या करना है, वेरी करना चाहते हैं, सेक्शन 48 फॉलो करना पड़ता है, उनकी मीटिंग बोलो, क्लास मीटिंग बुलवाएंगे, ऑल दैट। तो उससे पहले बोर्ड मीटिंग होगी। तो अगर बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में ये कि साहब किसी सिक्योरिटी के नेचर को आप चेंज, वेरिएशन करने की बात करने जा रहे हैं उस बोर्ड मीटिंग में, तो उस बोर्ड मीटिंग से कम से 11 दिन पहले, एटलीस्ट 11 डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग, इस बात की इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को, बोर्ड मीटिंग को की डेट इंटीमेट करने की, इस दिन आपको बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेगुलेशन 29 में 3 टाइमलाइन आ गई। अगर एक तो दो चीज स्पेसिफिक, ऑल्टरेशन इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी 11 डेज, फाइनेंशियल रिजल्ट 5 डेज, और इसके अलावा जैसे बायबैक, डिविडेंड, रेजिंग ऑफ फंड, इस तरह कोई चीज अगर बोर्ड मीटिंग होने जा रही है तो एटलीस्ट 2 डेज बिफोर द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन हैज टू बी गिवन टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द डेट। इंटीमेशन किसी के देंगे अबाउट द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। ये सब पहले भी आप सब पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पहले आया था। नेक्स्ट दैट इज द रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 6, ये भी आप पढ़ चुके हैं। पढ़ा हुआ डिस्क्लोजर इवेंट्स और इंफॉर्मेशन विच आर मटेरियल नेचर, विच आर मटेरियल इन नेचर, जो मटेरियल नेचर की इवेंट्स, ये बोल रहा है जितनी जल्दी हो सकता है आप डिस्क्लोज कीजिए, बट मैक्सिमम नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द इवेंट, और द इंफॉर्मेशन। मतलब जब वो इवेंट हुई, इन्फॉर्मेशन के 24 घंटे के अंदर तो करना ही करना, मतलब मैक्सिमम 24 आवर्स, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन 24 घंटा इज अ मैक्सिमम, ठीक है। और फिर इसी में रेगुलेशन 36 में एक और केस आ रहा है, डिस्क्लोजर विथ रेस्पेक्ट टू द इवेंट स्पेसिफाइड इन सब पैरा 4 और पैरा ए और पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 शैल बी मेड विद इन 30 मिनट। एक्चुअली क्या है, आपके सब आप पहले पढ़ चुके, सब पहले आ चुका, इसी चैप्टर में आ चुका है। शेड्यूल 3 के पार्ट ए के पैरा ए के अंदर सब पैरा 4, इसमें कुछ इवेंट दे रखी हैं सब पैरा 4 में। सब पैरा 4 किसका, पैरा ए किसका, पार्ट ए किसका, शेड्यूल 3 किसका, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। यहां कुछ इवेंट दे रखी हैं, तो कैसे थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो वो अलग से आइडेंटिफाई करें। बोला अगर वो इवेंट्स होती हैं तो उसकी जानकारी हमें देनी है टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 मिनट्स ऑफ द कंक्लूजन बोर्ड मीटिंग। मतलब इस तरह की चीजें अगर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होती है, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होती है, वो जो इवेंट जो सब पैरा 4 और पैरा ए और पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 में दे रखा है,
तो उस केस में 24 आवर्स वाली फैसिलिटी नहीं है। कितने दिन में? जैसे आपको याद होगा इसका इम्पैक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर में भी आता है। इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ते हो कि सब कोई भी प्राइस सेंसिटिव कोई यूपीएसआई है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बोर्ड मीटिंग में यूपीएसआई से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया एंड अब फ्यूचर में वो आपको डिस्क्लोज करेंगे, बट जब तक डिस्क्लोज नहीं करते तो यूपीएसआई है, तो वहां पे याद है आपको आता है इट हैज टू बी ब्रॉट इनटू द पब्लिक डोमेन, इट हैज टू बी इन्फॉर्म टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिक विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द बोर्ड मीटिंग। अब स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक को इन्फॉर्म कर देगा, वही 30 मिनट। तो वही वाला पॉइंट, इसका जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो जब तक यूपीएसआई है उनका कॉन्टेक्स्ट में 30 मिनट का कंसेप्ट है। और उसके अलावा और बहुत सारे इवेंट्स जो मटेरियल नेचर बट नॉट प्राइस सेंसिटिव, तो उस केस में मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द इवेंट और द इन्फॉर्मेशन। तो जनरल रूल 24 आवर्स का है, लेकिन स्पेसिफिकली वो इवेंट जो प्राइस सेंस यूपीएसआई की नेचर की है विच आर स्पेसिफाइड इन सब पैरा 4 और पैरा ए और पार्ट ऑफ शेड्यूल 3, तो वहां पे 24 आवर्स वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, रादर वहां पे आपको भी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ 30 मिनट्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द बोर्ड मीटिंग। जब बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हो जाए उसके 30 मिनट के अंदर जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देना है एंड विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज, ये मैंने अभी पहले बताया था, इफ यू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले पीरियोडिक कंप्लायंस में ये आया था, क्वार्टरली कंप्लायंस में। मैंने बताया रेगुलेशन 31 के अंदर 3 तरह की रिक्वायरमेंट है। एक आपको दे रखा है कि साहब कभी भी कोई नई सिक्योरिटी की लिस्टिंग करानी है तो उससे एक दिन पहले हमें शेयरहोल्डिंग पैटर्न फाइल करना पड़ता है विद द स्टॉक एक्सचेंज। देखिए यही दे रखा है रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज है, शेयरहोल्डिंग पैटर्न प्रायर टू लिस्टिंग सिक्योरिटी, 1 डे प्रायर टू लिस्टिंग सिक्योरिटी। अच्छा, अगर आप नई सिक्योरिटी इशू ही नहीं करने जा रहे, लिस्टिंग नहीं कर, तो ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो ये इवेंट बेस्ड है, ठीक है। और एक मैंने बताया था कभी भी कोई शेयरहोल्डिंग पैटर्न में चेंज है इन केस ऑफ कैपिटल रिस्क लाइक मर्जर, डी मर्जर, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं एंड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर चेंज कितना आ रहा है कैपिटल के अंदर, प्लस और माइनस 2%, मोर देन दैट, एक्सीडिंग नॉट 2%, मोर देन 2%, बढ़ रही है कैपिटल या मोर देन 2% घट रही है, समथिंग लाइक दैट। तो विद इन 10 डेज ऑफ द चेंज के 10 दिन के अंदर उसकी इंटीमेशन शेयरहोल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करना है। अब ये दोनों चीजें हैं कि हम नई सिक्योरिटी इशू करने जा रहे हैं उसकी लिस्टिंग कराएंगे या हमको कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ये होगी तब तो ये रिक्वायरमेंट कंप्लाई करेंगे, होगी तो हमें कंप्लाई करना है एंड दोनों की टाइमलाइन अलग अलग से 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट आ गए। और एक हमने पढ़ा था कि रूटीन में हर क्वार्टर के बाद हमने शेयरहोल्डिंग पैटर्न फाइल करना है, हर क्वार्टर के बाद वी हैव टू फाइल द शेयरहोल्डिंग पैटर्न विद द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 21 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। तो किस में आ गया था? क्वार्टरली कंप्लायंस में। ये तीनों चीजें रेगुलेशन 31 में पढ़ चुके, आप रेगुलेशन 31 में पढ़ाया इसी चैप्टर के अंदर, तो वहां 3 तरह की चीजें पढ़ाई थी, 2 इवेंट बेस्ड में आएगा और एक आपकी क्वार्टरली कंप्लायंस में आपको आगे। नेक्स्ट रेगुलेशन 37 सब रेगुलेशन टू ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक कंपनी मान लिया अमलगमेशन, मर्जर, इस तरह के रिलेटेड कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बनाती है, तो आप जानते हैं कि साहब कंपनीज एक्ट 1956 जब तक चल रहा था तो वहां पे हम हाई कोर्ट के अप्रूवल लेते थे, वो स्कीम अप्रूव कराते थे। अब न्यू एक्ट में एनसीएलटी की, ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेते हैं, एनसीएलटी की। उसमें रेगुलेशन 37 में दे रखा कि साहब स्कीम जब आप पहले हाई कोर्ट को फाइल करते थे या आप एनसीएलटी को फाइल करते फॉर अप्रूवल, उससे पहले इसकी कॉपी आपको स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करनी है और स्टॉक एक्सचेंज चेक करेगी कि आपकी स्कीम एज पर कैपिटल मार्केट लॉज है, एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन है, वो सब चेक करेगा एंड उसका एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन लेटर कि साहब मैंने ऑब्जर्वेशन दी थी, सब कुछ ओके है। अगर ऑब्जर्वेशन लेटर में कोई निगेटिव रिमार्क्स है तो पहले वो ठीक कीजिए स्कीम के अंदर, फिर मतलब फाइनली आपको एनओसी चाहिए या क्लियरेंस चाहिए फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद ही आप फाइल कर सकते हैं टू द अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट टू द एनसीएलटी फॉर अप्रूवल। वही आपको यहाँ पे आ गया। अगेन अगर जब तक आप इस तरह की स्कीम बनाते नहीं है, आप एनसीएलटी को अप्रोच ही नहीं करने जाते, ये रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी। तो ऑब्टेनिंग ऑब्जर्वेशन लेटर और नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर फाइलिंग द स्कीम विद एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ओल्ड एक्ट के हिसाब से कोर्ट को फाइल करते थे, न्यू एक्ट के हिसाब से ट्राइब्यूनल को। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 39 सब रेगुलेशन 3 लॉस ऑफ शेयर एंड इशू। मान लिया किसी शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट हो गया एंड ये अप्लाई टू द कंपनी कि साहब मुझे इसकी जगह डुप्लीकेट इशू कर दो। आपने कंपनी लॉ पढ़ा ना, इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी का जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि साहब किसी ने अप्लाई किया कि शेयर होल्डर ने, तो उसके 2 दिन के अंदर विद इन 2 डेज ऑफ गेटिंग द इन्फॉर्मेशन कंपनी को इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को भी देनी है कि हमारे पास रिक्वेस्ट आई है एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, इस बात की जानकारी देनी टू द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट वोटिंग रिजल्ट रेगुलेशन 44 सब रेगुलेशन 3। जब भी कोई जनरल मीटिंग होती है, चाहे एजीएम हो, ईजीएम, व्हाटएवर, उस मीटिंग के अंदर क्या रहा, मीटिंग के अंदर वोटिंग पैटर्न क्या रहा, कितने फेवर में वोट है, हर मैटर पे, अलग अलग मैटर पे, कितने अगेंस्ट में, वो सारी चीजें,
इस चीज की एक रिपोर्ट बन के आरओसी स्टॉक एक्सचेंज को फाइल होती है विद इन 48 आवर्स टू द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। मीटिंग जब कंक्लूड हो गई उसके 48 घंटे के अंदर इट हैज टू फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इज रेगुलेशन 45 सब रेगुलेशन 3 चेंज इन नेम। आपको याद होगा, ये आपने कंपनी लॉ के पेपर में भी पढ़ा है कि कभी भी कोई कंपनी अगर अपना नाम चेंज करना चाहती है तो कंपनी एक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 13 वो तो आपको कंप्लाई करना ही है। साथ में इन एडिशन टू दैट, आपने याद होगा कंपनी लॉ पढ़ते हो, अगर लिस्टेड कंपनी में नाम बदलती है तो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आपको कैपिटल मार्केट लॉ से आती है। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट याद है, कुछ कुछ चीज आप पढ़ा हुआ कि पिछले अगर कंपनी ने पिछले 1 साल में नाम कंपनी ने नहीं बदला, अगर पिछले 1 साल में नाम बदला तो दोबारा नाम नहीं बदल सकती, ठीक है। एंड कंपनी के पिछले 1 साल में जितने भी आपके रेवेन्यू है उसका कम से 50% रेवेन्यू उस एक्टिविटी से आना चाहिए विच इज सजेस्टेड बाय द न्यू नेम। इफ यू रिमेंबर सारी कंडीशन आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि साहब जो रेगुलेशन वो तो रिक्वायरमेंट्स अदर कैपिटल मार्केट लॉ से आ रही है, यहाँ क्या बोल रहा है, अच्छा चेंज इन नेम में क्या होता है, जैसे आप जो नया नाम प्रपोज करेंगे तो पहले उसकी नेम एबिलिटी चेक कराएंगे, नेम एबिलिटी होगी, फाइनली जब आपको बोर्ड ने ओके कर दिया शोल्डर के अप्रूवल चाहिए बाय एसआर, याद है कंपनी लॉ पढ़ा, शोल्डर अप्रूवल बाय वे ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसके बाद हम फाइनल एप्लीकेशन लगाते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट करके टू द आरओसी को। इफ यू रिमेंबर आप पढ़ते हैं ना सर फॉर द चेंज ऑफ नेम कंपनी लॉ में सेक्शन 13 एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट किया सर आरओसी को। तो फाइनल जो एप्लीकेशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दैट इज डेलीगेटेड टू आरओसी उसको लगाते हैं, उससे पहले हम एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज में लगानी पड़ेगी और स्टॉक एक्सचेंज से एनओसी लेना पड़ेगा रिगार्डिंग दैट चेंज ऑफ नेम। अगर उसने एनओसी दे दी उसके बाद नाउ विल मेक द फाइनल एप्लीकेशन, अगर हम लिस्टेड कंपनी है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट where the power has been delegated to ROC for approval for change in name। तो लिखा ना prior approval from stock exchange before filing the application with मतलब यहाँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर डेलीगेट करेगी टू द ROC इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अप्रूविंग द चेंज ऑफ नेम एप्लीकेशन, चेंज ऑफ नेम एप्लीकेशन। तो इसके साथ हमने ये इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस सारी कंप्लीट कर ली, ठीक है। एंड तो उसके साथ हमारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, दैट इज कंप्लायंसेस। तो 2 पार्ट में, पीरियोडिक कंप्लायंसेस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एंड इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट इन द सेम चैप्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके बारे में हर जगह चर्चा होती है, कई जगह आपने पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, SME। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का जो कंसेप्ट है देखिए वो क्या है, थोड़ा बहुत आप सब जानते हैं पहले से, लेकिन हमें तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि सर इसके ऊपर LODR रेगुलेशन या कैपिटल मार्केट की चीजें पढ़नी है इस कॉन्टेक्स्ट में। बाकी तो SME के बारे में बहुत कुछ अदर लॉज भी हैं, ठीक है। यहां पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वी से SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मींस एन एंटिटी which are issued हम ये कैपिटल मार्केट लॉज के एंगल से बोल रहे हैं, which are issued specified security। मैं बताऊंगा इसका मतलब, in accordance with the provisions of chapter 9 of SEBI LODR regulations 2000 sorry SEBI ICDR regulations, issue of capital and disclosure requirement regulation 2018। आप जानते हैं पहले 2009 के थे, 2018 ये चैप्टर भी आप पहले पढ़ चुके हैं इसी पेपर में, कॉर्पोरेट फंडिंग के पेपर में। आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज SME, इट मीन्स shall mean an entity which has issued the specified security in accordance with the provisions of chapter number 9। किसका चैप्टर 9? SEBI ICDR रेगुलेशन 2018। ये जब आप पढ़ते हो लॉ SEBI इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018, इसमें ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो जो चैप्टर 9 इसका जो है इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर SME, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में पूरा बना हुआ चैप्टर 9 SMEs के लिए।
तो जो भी एसएमई मतलब उस एंटिटी को बोलेंगे, कौन सी एंटिटी, हम कैपिटल मार्केट लॉज के हिसाब से बात कर रहे हैं, जिसने अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू की है, किसके हिसाब से, एज पर द चैप्टर 9 का इस्तेमाल ऑफ सेबी आईसीडीआर में वही करता है जो एसएमई, और कोई है उसी के लिए। इसका अगर कोई चैप्टर 9 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंगली अगर किसी एंटिटी ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करी है तो उस एंटिटी को क्या बोलेंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट लॉज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी याद है, मैं जब सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन पूरा चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, वहां आपने पढ़ा होगा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में एक तो इक्विटी शेयर्स आता है और एक कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट आते हैं। क्या आते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल बॉन्ड, वो आते हैं, मतलब उनको हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बोलते हैं। या कोई भी ऐसी एंटिटी जिसने इक्विटी शेयर या कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, किसके हिसाब से, एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 किसका, ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, दैट एंटिटी विल बी कॉल्ड एज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अच्छा, जब उसने इशू किए, आप जानते हैं जब भी आप सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन मतलब कैपिटल मार्केट लॉस के अकॉर्डिंग इशू करते हैं, क्या उसकी लिस्टिंग भी करानी पड़ती है। अब लिस्टिंग कराएं तो उसके लिए अलग से एसएमई एक्सचेंज है, उसके लिए आप जानते हैं एसएमईज के लिए उनकी सिक्योरिटी की लिस्टिंग और उसकी ट्रेडिंग वो जनरल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती, उसके अलग से एसएमई एक्सचेंज है। तो इसलिए साथ में हम एसएमई एक्सचेंज का मतलब ही ले रहे हैं। देखिए एसएमई एक्सचेंज, देखिए ये बोले एसएमई एक्सचेंज मींस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज मींस अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आरएससी लिख देता हूं शॉर्ट में, ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। देखा जाए इसमें दो ही स्टॉक एक्सचेंज आएंगे, एनएससी एंड बीएससी, यू नो दैट दे आर ओनली टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, तो बहुत सारे हैं, बट नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल सिर्फ दो ही के हैं, एक एनएससी के और एक बीएससी के। मीन्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, एंड विच हैव बीन परमिटेड, मतलब ऐसा मीन्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कैसा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, हैविंग द नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल विच इज परमिटेड बाय सेबी। उस स्टॉक एक्सचेंज को सेबी ने परमिट किया होगा किस बात के लिए, परमिटेड बाय सेबी टू लिस्ट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, अगेन टर्म आ रहा हुआ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। सेबी ने उसको किस बात के लिए परमिट करा, टू लिस्ट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, विच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी which have been issued in accordance with the provisions of chapter number 9 of SEBI ICDR regulations 2018। अब देखो आप, अभी हमने पढ़ा कि साहब चैप्टर 9 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन का इस्तेमाल कौन करता है, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो इसका इस्तेमाल करके स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करते हैं। अब ये बोल रहा है कि साहब जो चैप्टर 9 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक इशू हुई है, उनकी लिस्टिंग की परमिशन स्टॉक एक्सचेंज ने, सॉरी सेबी ने जिन स्टॉक एक्सचेंज को भी दे रखा है, एंड जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिनके नेशनल वाइड ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उस स्टॉक एक्सचेंज का क्या कहलाएगा, एसएमई एक्सचेंज। क्या कहलाएगा, एसएमई एक्सचेंज। इट मीन दैट, जैसे लाइक एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, एनएससी इज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग द नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। उसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, अगर उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेबी ने अलाउ कर रखे कि आप जो एसएमई चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इशू करते हैं उसकी आप लिस्टिंग कर सकते हैं, देन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनएससी विल बी कॉल्ड एज द एसएमई एक्सचेंज। वो क्या कहलाएगा, एसएमई एक्सचेंज। अब इसमें एक बात और लिखी है एसएमई एक्सचेंज में आगे, एंड ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक एक्सचेंज ग्रांटेड रिकॉग्निशन फॉर दिस पर्पज बट डज नॉट इंक्लूड द मेन बोर्ड। मतलब कोई स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे इन सब ये वो नेशन वाइड ये सब चीज में नहीं फिट हो रहा, लेकिन अगर उसको स्टॉक, अगर उसको रिकॉग्निशन दे रखे सेबी ने कि आप इस पर्पस के लिए आप भी लिस्टिंग कर सकते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशूड, एंड तो उस केस में वो स्टॉक एक्सचेंज, पूरा स्टॉक एक्सचेंज ही आप क्या माना जाएगा, एज अ व्हाट वी कॉल द एसएमई एक्सचेंज, बट उसका मेन बोर्ड उसका पार्ट नहीं हुआ। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, देखिए एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है फॉर ट्रेडिंग ऑफ द एसएमई सिक्योरिटीज, इसलिए पहला पार्ट डेफिनेशन एनएससी के कॉन्टेक्स्ट में। बीएससी ने ऐसा नहीं किया है, बीएससी आपको उसी सेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मेन बोर्ड भी चलाता है और उस पर, लेकिन मेन बोर्ड वाली जहां मेन बड़ी बड़ी कंपनी को शेयर की सिक्योरिटी ट्रेडिंग होती है वो अलग चलता है, और एसएमई की सिक्योरिटी उसी बोर्ड पे चलती है। इसलिए देखो सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है,
बट BSE हैज बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन की वो भी SME की जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशूड एज पर चैप्टर 9 उसकी लिस्टिंग कर सकता है। तो उस केस का BSE आल्सो हैज बिकम अ SME एक्सचेंज। मतलब क्या है, मेन बोर्ड जब है तो आप अदर कंपनीज के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज के लिए बिहेव कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर हैव बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन तो यू आर आल्सो एक्टिंग एज अ SME। आई एम सेइंग आल्सो एक्टिंग एज SME एक्सचेंज। इसका मतलब ये तो SME एक्सचेंज एक तो होता है सेपरेट, हमने एक अलग से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो कि NSE ने किया है, जहां पे सिर्फ, लेकिन BSE ने अलग से कुछ क्रिएट नहीं किया। उसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मेन बोर्ड भी चलता है, लेकिन मेन बोर्ड को हम SME एक्सचेंज नहीं बोल सकते, वो अलग, इसलिए बट डज नॉट इंक्लूड द मेन बोर्ड। तो ये अब देख रहे हैं जो SME की डेफिनेशन है और SME एक्सचेंज दोनों इंटर रिलेटेड है। SME विच इज इशूइंग द सिक्योरिटी विद चैप्टर 9 ऑफ SEBI ICD रेगुलेशन। यहाँ बोले वो एक्सचेंज जिसको SEBI ने परमिट कर रखा है टू लिस्ट द सिक्योरिटी विच हैव इशूड एज पर चैप्टर 9 ऑफ SEBI ICD रेगुलेशन 2018। ये तो एक ब्रीफली थोड़ा सा SME क्या होता है, SME इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। बार बोलते हैं कैपिटल, SME को आप डिफरेंट एंगल देखें तो अलग अलग मीनिंग लोग बोलते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कॉन्टेक्ट कैपिटल मार्केट में SME का मतलब क्या और SME एक्सचेंज का मतलब क्या है वो मैंने बताया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ SEBI LODR रेगुलेशन। हमारा पूरा चैप्टर बाय एंड लार्ज LODR रेगुलेशन में चल रहा है, पूरा चैप्टर जो हमारा लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रोविजंस ऑफ SEBI LODR regulations 2015 applicable on SMEs, जो SMEs पे एप्लीकेबल है। इसमें मोस्टली रिपीटेशन मतलब जैसे और कंपनी में लगते हैं मेन बोर्ड पे जो कंपनी की शेयर की ट्रेडिंग हो रही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वैसे ही इन पे भी लगती है, बट अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ वेरिएशंस भी, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 100% सेम है, कुछ वेरिएशंस भी है बट सेम पैटर्न में। देखिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन SEBI LODR रेगुलेशन एप्लीकेबल फॉर SME, एप्लीकेबल ऑन SME, एप्लीकेबल फॉर SME की बात है। द एंटिटीज देखिए whose equity shares are listed on the small and medium enterprise exchange, SME exchange। SME exchange का मतलब ये पढ़ा हमने, are required to comply with the following provisions SEBI LODR regulation 2015। मतलब वो एंटिटी जिनकी इक्विटी शेयर्स आपको लिस्टेड है कहां पे, SME एक्सचेंज पे, उनको ये कंप्लायंस करनी है एंड ऑफ द SEBI LODR रेगुलेशन। क्या क्या? पहला, होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड शेयरहोल्डिंग पैटर्न। सेम चीज आप अभी ऑलरेडी वहां रेगुलेशन 31 पढ़ चुके हैं फॉर द कंपनीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड। यहां पे खाली फर्क क्या है मैं बताया था आपको। देखिए सेम प्रोविजन है। अभी आपने पढ़ा था कि हर क्वार्टर के बाद आपको क्या करना है, आपकी कंपनी की शेयरहोल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करनी है हर क्वार्टर के बाद, विद इन 21 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। यहां पे सेम देखो रेगुलेशन 31 सेम, नंबर भी वही है सेम। एक्चुअली क्या रेगुलेशन 31 के अंदर लिखा होगा प्रोविजन वगैरह डाल के, इस अगर SME वाला केस है तो प्रोविजन इस तरीके से अप्लाई करना, तो वही सेम रेगुलेशन है। तो हमने रेगुलेशन 31 में कुछ पार्ट पहले पढ़ लिया, कुछ पार्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले जो पढ़ा था वो जनरली और कंपनीज के लिए पढ़ा था, यहाँ पढ़ रहे इन द कॉन्टेक्स्ट SME, लेकिन रेगुलेशन 31 में दोनों बात दे रखी है। तो रेगुलेशन 31 में बोलता है कि अगर कोई SME है और लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज, तो उस केस में उन्होंने हर हाफ ईयर के बाद, रादर देन क्वार्टरली, हर हाफ ईयर, फर्क क्या जाएगा। अब आपको कंप्लायंस सेम करनी है, लेकिन अदर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे करती थी, यहाँ क्वार्टरली नहीं है, क्या करना है, हाफ ईयरली बेसिस पे। हर हाफ ईयर के बाद विद इन 21 डेज फ्रॉम द क्लोज हाफ ईयर आपको शेयरहोल्डिंग पैटर्न फाइल करना विदाउट स्टॉक। हिंदी क्या लिखा हुआ, द लिस्टेड एंटिटी विच हैव लिस्टेड द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑन SME एक्सचेंज says submit to the stock exchanges a statement showing holding of security and shareholding pattern separately for each class security in the format specified by SEBI from time to time on a half yearly basis within 21 days from the end of each half year। बस साल में 2 बार। अच्छा कह सकते हैं यही चीज वहां क्वार्टरली कंप्लायंस आ रहा था, जो कंपनी जो मेन बोर्ड पे इनकी लिस्टिंग हो रखी है, और यहाँ पे क्या हो, ये हाफ ईयरली कंप्लायंस सेम, कंप्लायंस सेम है बट ये हाफ ईयरली होगी, वहां पे क्या थी क्वार्टरली। तो ये साल में 2 ही बार करनी है। इसका मतलब अप्रैल से सितंबर एक हाफ ईयर हो गया तो 21 अक्टूबर तक, और अगला हाफ ईयर हो गया अक्टूबर से मार्च तो 21 अप्रैल तक। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस और वेरिएशंस, रेगुलेशन नंबर 32। ये क्या चीज देखिए, मान लिया कोई रेगुलेशन 32 कोई SME एक्सचेंज SME है और उसने कुछ फंड रेज किया, मान लिया पब्लिक इशू लाया, फंड रेज किया। एक कंसेप्ट आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कि जो इशू प्रोसीड्स हैं, अब पब्लिक इशू तो फंड रेज किया, कंपनी लॉ में भी आता है, सेक्शन 13 में और भी जगह इसका इफेक्ट है। इफ यू रिमेंबर, आई थिंक सेक्शन 13 में, सेक्शन 27 में भी कहीं आगे आ गया था, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में कहीं आता है।
कि जो इशू प्रोसीड्स हैं, जिस पर्पस के लिए आपने पब्लिक इशू फंड रेज किए, अगर आप उसका कुछ और इस्तेमाल करना था कि उस चीज में वो यूटिलाइज नहीं हो रहा एंड वहां पे अनयूटिलाइज है एंड वी वांट टू यूटिलाइज फॉर सम अदर पर्पस, तो उसके याद है कुछ आपके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है कि उसे करने से पहले कुछ नॉर्म्स फॉलो करना है, कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है। तो बोला अगर आपने ऐसा किया है, आपने अगर इशू लिए, इशू प्रोसीड किसी और पर्पस के लिए थे लेकिन आप किसी और चीज में यूज करना आते हैं, तो उसका स्टेटमेंट बना के आपको हाफ ईयरली बेसिस पर फाइल करना है। लेकिन इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा, मतलब रिक्वायरमेंट कंप्लाई तो करनी, बट ऐसा कोई टाइम पीरियड लॉ में फिक्स नहीं करा कितने दिन में करना है। देखिए क्या लिखा हुआ, द लिस्टेड एंटिटी विच आर लिस्टेड स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी ऑन एसएमई एक्सचेंज सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन। डेविएशन वेरिएशन का मतलब ये है कि आपने जिस पर्पस के लिए फंड रेज किया था उससे आप डेविएट करके उसका फंड का इस्तेमाल किसी और चीज में किया। स्टेटमेंट डेविएशन वेरिएशन एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन दिस रेगुलेशन ऑन हाफ ईयरली बेसिस, बट विद इन हाउ मच टाइम दैट इज नॉट मेंशन इन रेगुलेशन नंबर 32। रेगुलेशन 33 फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो भी पढ़ा था आपने, अदर के लिए यहाँ भी सेम है, बट यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस में, वहाँ क्वार्टरली, फिर वही सेम जो 31 में चेंज आया था क्वार्टरली की जगह हाफ ईयरली, को वहां भी हर हाफ ईयर के बाद विद इन 45 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द हाफ ईयर हमने क्या करना है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स फाइल करने टू द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं कि इसमें आपको पहले फर्स्ट हाफ ईयर के लिए दैट इज द अप्रैल टू सितंबर 45 दिन के अंदर 14 नवंबर तक, 31 अक्टूबर और फिर 14 नवंबर तक, और अगला जो हाफ ईयर है उसमें 60 डेज में आप ऑडिटेड रिजल्ट दे सकते हैं, बट 30th ऑफ मई जैसे वहां भी था वहां भी। इसका मतलब यहाँ क्वार्टरली की जगह यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ईयरली, रिक्वायरमेंट वही 45, लेकिन ओनली फर्स्ट क्वार्टर हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर में वो 60 डेज वाला कंसेप्ट चलेगा, दैट इज एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर्स। फिर आपको एनुअल रिपोर्ट रेगुलेशन 34, आप देखो रेगुलेशन नंबर भी सेम आ रहे हैं, सेबी एलओडीआर, ऐसा उसी रेगुलेशन नंबर के अंदर एसएमई एक्सचेंज, एसएमई के लिए अलग से प्रोविजन दे रखे हैं। तो हमने जब वो रेगुलेशन पहले पढ़े थे तो पूरे नहीं पढ़े थे, ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जिनकी मेन बोर्ड पे लिस्टिंग हुई है, लेकिन एसएमई वगैरह है तो उनके अलग से प्रोविजन। देखिए एनुअल रिपोर्ट, ऑल द प्रोविजन एप्लीकेबल टू एन एंटिटी लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड विल बी एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी, मतलब जो मेन बोर्ड पे एंटिटी लिस्टेड हैं वो सारे प्रोविजन रेगुलेशन 30, देखो रेगुलेशन 34 के नीचे लिखा है, इसका मतलब क्या है, रेगुलेशन 34 के जितने प्रोविजन उन कंपनी जो लगते हैं जिनकी सिक्योरिटी मेन बोर्ड पे लिस्टेड है, वो सेम प्रोविजन यहां भी लगेंगे ऑन द एसएमई, बट कुछ चीजों को छोड़ के कुछ फर्क हुआ। देखिए क्या लिखा है, ऑल द प्रोविजन एप्लीकेबल टू एंटिटी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, रेगुलेशन 34 के प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एक्सेप्ट द फॉलोइंग क्या है, इफ यू रिमेंबर जब एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें एक पार्ट बनता है रेगुलेशन 34 के अंदर, एनुअल रिपोर्ट होता है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, BRR, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इसी चैप्टर में पहले आया था। एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट बनता है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, वहां भी आपने पढ़ा था कि हर कंपनी में BRR बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली सर्टेन टॉप कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, एंड पहले वो 500 की रिक्वायरमेंट है, वो 1000 हो गई, टॉप 1000 कंपनी दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द BRR, पहले 500 की तो वो अमेंडमेंट होकर 1000 हो गया, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी है 1000। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि सर अगर आप एसएमई हैं तो आपको ये BRR बनाना नहीं बनाना आपकी चॉइस है, वॉलंटरी है, मतलब कंपलसरी नहीं है। वहां क्या था, कंपलसरी था रेगुलेशन 34 में, लेकिन वो भी सर्टेन कंपनी के लिए कंपलसरी था, सबके लिए था। यहाँ पे एसएमई के लिए हम बोल रहे हैं कि सर आपको बनाना नहीं बनाना की चॉइस है, वॉलंट, मतलब रेगुलेशन 34 में जितनी बातें दे रखी हैं वो सब आपको फॉलो करना है उसी तरीके से जैसे वो कंपनी फॉलो करती है जिनके मेन बोर्ड पे लिस्टिंग हो रखी है। लेकिन BRR वाली बात में फर्क आएगा, BRR आप कंप्लाई करना चाहते, बनाना चाहते, नहीं बनाना चाहते, चॉइस है, वॉलंटरी है। देखिए लिखा, all the provision applicable to an entity listed on main board will be applicable for a company listed on SME exchange except the following. The listed entity which have listed the specified security on SME exchange may include, may को underline कीजिए, may is not option, mandatory is option, may include in the annual report what, the business response report on a voluntary basis, लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है, in the format specified by say, मतलब basically mandatory नहीं है, that's a choice, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये 4th और 5th। अच्छा, एक आपने जो पहली 2 क्लास इस चैप्टर में हुई थी, पहले 2 लेक्चर्स हुए थे, उन लेक्चर में देखा जगह जगह, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, रेगुलेशन 29 इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, पढ़ते हो ना सब, बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जहां पे कोई प्राइस सेंसिटिव मैटर डिस्कस होने जा रहा है, तो उससे कम से कम 2 दिन पहले, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था फाइनेंशियल लीडर्स वाला केस, एटलीस्ट 5 दिन पहले इसकी इंटीमेशन स्टॉक बोर्ड मीटिंग की डेट्स। अच्छा, साथ में पढ़ते हो स्टॉक एक्सचेंज को तो इंटीमेट करना ही है, साथ में अखबारों में भी एडवर्टाइज करना है सेम उतने दिन पहले, 2 न्यूज़पेपर इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, ऐसे फाइनेंशियल ईयर रेगुलेशन 33
हर क्वार्टर के बाद विद इन 45 डेज। तो स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है और साथ में एडवर्टाइज भी करना इन द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करने वाली रिक्वायरमेंट जो है ना, रेगुलेशन 29, रेगुलेशन 33 वहां नहीं दे रखी, ये अलग से रेगुलेशन 47 में लिखा हुआ है। रेगुलेशन 47 में लिखा होगा रेगुलेशन 29, रेगुलेशन 33 या और भी बहुत सारे रेगुलेशन है। इन रेगुलेशन के जब भी प्रोविजन आप पे फॉलो कंप्लाई होंगे तो साथ में आपको उन चीजों को अखबारों में भी एडवर्टाइज करना। ये रेगुलेशन 47 लिखा हुआ है, लेकिन एसएमई पे ये अप्लाई नहीं होता। इसका तक एसएमई को खाली स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज द न्यूज़पेपर अनलाइक द कंपनी हुज सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड। देखिए लिखा एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर रेगुलेशन 47। The requirement of this regulation shall not be applicable in case of listed entity which have listed the specified security on the SME exchange. उन पे अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, और जो मेन बोर्ड पर लिस्टेड है उन पे अप्लाई होगा। एंड वो आप पढ़े ही आपने मेन प्रोविजन के अंदर पहले 2 क्लास जो लेक्चर्स हुए थे इस पेपर के इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। एंड जगह जगह पढ़ता ना साहब ये बात आपको स्टॉक एक्सचेंज में होता नहीं, साथ में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज। तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करने के रिक्वायरमेंट उन रेगुलेशन में देखिए, रेगुलेशन 47 दे रखी है। रेगुलेशन 47 का इफेक्ट उन रेगुलेशन बात है कि रेगुलेशन 47 लिखा हुआ है, रेगुलेशन 29, रेगुलेशन 33 और भी क्या रेगुलेशन, ये रेगुलेशन में आपको एडवर्टाइज भी करना है। लेकिन रेगुलेशन 47 इज नॉट एप्लीकेबल एसएमई एक्सचेंज, एसएमई इसका मतलब इनको सिर्फ आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज दोस थिंग इन द न्यूज़पेपर। नाउ अब जैसे हमने वो एंटिटी जिनकी सिक्योरिटी मेन बोर्ड पे लिस्टेड है उनके कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमने पढ़ा, उनके कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमने पढ़ा, ये सब एक्चुअली कि उनको क्या एक पढ़ा ना हमने कैलेंडर कंप्लायंस। कैलेंडर कंप्लायंस में 2 गया को पीरियोडिक कंप्लायंस एंड इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड यहां भी वैसे हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट एसएमई। और अभी सारी चीज बाय एंड लार्ज पढ़ी है, वही सारी चीजें हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं। एसएमई एंटिटीज के अंदर केस में भी हम 2 चीजें बात करेंगे, एक पीरियोडिक कंप्लायंसेस और दूसरा आपका इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। ठीक है, पीरियोडिक कंप्लायंसेस एंड द इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। और जो पीरियोडिक कंप्लायंसेस अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल। तो पहले मैं पीरियोडिक कंप्लायंस ले रहा हूं और पीरियोडिक में पहले क्वार्टरली लेंगे, फिर हाफ ईयरली, फिर एनुअल और लास्ट में इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट्स। तो पहले हम ले रहे हैं पीरियोडिक कंप्लायंसेस। पीरियोडिक कंप्लायंस में पहले क्वार्टरली। क्वार्टरली कंप्लायंस में सिर्फ 2 ही चीजें हैं। पहले वाला तो सेम ही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3, स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल में पढ़ा था अभी आपने कि हर क्वार्टर के बाद विद इन 21 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, उस क्वार्टर के बिगनिंग में कितनी ग्रीवेंसेस इन्वेस्टर की पेंडिंग थी, कितनी नई ऐड उस क्वार्टर में, कितनी रिजॉल्व कर दी और कितनी अनरिजॉल्व है, इसका स्टेटमेंट बना के आपको फाइल करना टू द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर एवरी क्वार्टर विद इन 21 डेज। आफ्टर एवरी क्वार्टर विद इन 20, देखो लिखा हुआ क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है, पीरियड वही 4 क्वार्टर बने, अप्रैल टू जून एक क्वार्टर बनेगा, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च। अच्छा, अप्रैल टू जून क्वार्टर के रिस्पेक्ट में कब तक फाइल करना है, 21 दिन के अंदर। इसका मतलब क्या है, बाय 21 ऑफ जुलाई, वही 21 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। फिर आपका सेम प्रोविजन जो पहले हमने मेन बोर्ड वाली के पढ़ा था सेम। फिर आपका जुलाई टू सितंबर कॉन्टेक्स्ट में उसके 21 दिन के अंदर 21 अक्टूबर तक, ऐसे 21 जनवरी तक और 21 अप्रैल तक। एक आपने पढ़ा था, ये भी चीज वहां पढ़ा था आपने, रेगुलेशन 76 ऑफ सेबी डिपॉजिट एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 पढ़ा था अभी, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल कि हर क्वार्टर के बाद विद इन 1 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, यहाँ क्या विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर खत्म होने के 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर, क्वार्टर खत्म होने के 30 दिन, क्वार्टर खत्म होने के 30 दिन के अंदर हमने एक ऑडिट करानी है बाय प्रैक्टिसिंग सीएस और प्रैक्टिसिंग सीए, जिसमें चेक करेगा ना मतलब रिकंसिल शेयर कैपिटल की जितनी इशूड कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल हेल्ड इन फिजिकल मोड एंड कैपिटल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड को 2 पार्ट में, शेयर्स हेल्ड इन द नेम ऑफ एनएसडीएल इन द नेम सीडीएसएल, वो मैच करता नहीं करता। और वो ऑडिट करा के ऑडिट सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। वही सेम
30 डेज के अंदर, वही 4 क्वार्टर हो गए, और पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म हो, उसके 30 दिन के अंदर 30 जुलाई तक, अगला क्वार्टर 30 सितंबर को खत्म हो, उसके 30 दिन का 30 अक्टूबर तक, ऐसे थर्ड क्वार्टर 31 दिसंबर को खत्म हो, उसके 30 दिन का 30 जनवरी, एंड लास्ट क्वार्टर 31 मार्च को खत्म हो, उसके 30 दिन के अंदर बाय 30th अप्रैल। तो 2 आपकी क्वार्टरली कंप्लायंसेस आपके हैं यहाँ पे, एंड दैट वी हैव डिस्कस। नाउ कमिंग टू द हाफ ईयरली कंप्लायंसेस।
आपको खुद लग रहा है सब चीज़ें हम बाय एंड लार्ज पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं बताऊं कि एक्चुअली आपकी स्टडी में इस तरह से प्रेजेंटेशन दे रखे हैं तो एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दैट्स वाई इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस फॉर लिस्टेड एंटिटी फॉर एसएमई। पहला रेगुलेशन 7 इंटीमेशन अपॉइंटमेंट, सेम प्रोविजन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करते हैं तो उसके अंदर एग्रीमेंट बनेगा, और अगर करते हैं, करना तो मैंडेटरी नहीं, आप इन हाउस फैसिलिटी भी रह सकते हैं। तो एग्रीमेंट जिस दिन किया उसके 7 दिन के अंदर एग्रीमेंट की कॉपी के साथ आपको इंटीमेशन स्टॉक इश्यू करनी है। फिर आपको कभी भी कोई नई सिक्योरिटी इशू करनी है, इशू करने से पहले आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। लिखा हो ना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रायर टू इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी। सेम प्रोविजन पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर अगले 3 प्रोविजन देखिए, रेगुलेशन 29(1)(a)(29) ए, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड सेम प्रोविजन आपने उनमें भी पढ़ा था, कंपनी लिस्टेड और मेन बोर्ड। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड है एटलीस्ट 5 के लिए डेज बोर्ड मीटिंग की डेट इंटीमेट करेंगे। और अगर बायबैक, वॉलंटरी डीलिस्टिंग, डिविडेंड इससे रिलेटेड कोई बोर्ड मीटिंग होने जा रही है तो एटलीस्ट 2 डेज। और अगर कोई ऑल्टरेशन द नेचर सिक्योरिटी बताता ना, वेरिएशन राइट्स अटैच टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयरहोल्डर, तो उससे कम से कम 11 दिन पहले बोर्ड मीटिंग की डेट से आपको पहले इंटीमेट करना टू द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट अगले 2 प्रोविजन भी सेम है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 6 डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, उससे लेटर नहीं, मैक्सिमम 24 आवर्स, ठीक है। लेकिन पता था ना सब पैरा 4 और पैरा ए और पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 में जो चीजें रखी है, बताया था जो यूपीएसआई नेचर की है, उसमें हमें 24 आवर्स की फैसिलिटी नहीं है। उसमें आपको विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड मीटिंग में वो चीज डिस्कस हुई वो 30 मिनट के अंदर उसी की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। एक्चुअली इसमें काफी सारे प्रोविजन सेम है जो कि आपको जो कंपनी लिस्टेड और मेन बोर्ड पे लगते हैं वो सेम यहाँ भी लग रहे हैं। शेयरहोल्डिंग पैटर्न, अगर हम कोई नई सिक्योरिटी इशू करें उसकी लिस्टिंग कराने जा रहे हैं, अगेन 1 डे प्रायर टू द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर अगर कोई कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग होती है, बताया था, अगर होती है तो जिस दिन आपने कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग की उसके 10 दिन के अंदर, अगर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कैसी, जिससे फर्क कितना आ रहा है, एक्सीडिंग ±2%, या तो 2% से ज्यादा बढ़ रही है, 2% से ज्यादा घट रही है, तो से 10 दिन के अंदर उसकी इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इज रेगुलेशन 31A सब रेगुलेशन 2। आपको याद है एक टॉपिक आपने पढ़ रखा है आपकी इसमें, इसी चैप्टर में पहले आ चुका है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ शेयरहोल्डर। जैसे कोई शेयरहोल्डर था पहले प्रोमोटर कैटेगरी में आता था या प्रोमोटर ग्रुप में, अब वो पब्लिक कैटेगरी में आ गया, पब्लिक वाला प्रोमोटर ग्रुप। ऐसी रिक्लासिफिकेशन कंपनी करना चाहती है तो उससे पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेनी पड़ती है। आप रिक्लासिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल लेने के बाद ही करेंगे, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेगुलेशन 31A प्रायर अप्रूवल लिखा हुआ देखिए। नेक्स्ट ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड स्कीम सेम, अगर हम कोई मर्जर डी मर्जर इसकी स्कीम बना के एनसीएलटी को पहले कोर्ट को अप्रोच करते फॉर अप्रूवल, उनको अप्रोच करने से पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन हम प्रायर अप्रूवल बिफोर फाइलिंग द स्कीम विद द कोर्ट और द एनसी, इनको फाइल करने से पहले अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज लेनी पड़ेगी। रिकॉर्ड डेट, अगर आप कोई बुक क्लोजर डेट या रिकॉर्ड डेट फिक्स करते फॉर द पर्पस डिविडेंड बोनस शेयर समथिंग लाइक दैट, तो उससे कम से कम 7 दिन पहले इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। 7 दिन एक्सक्लूडिंग द रिकॉर्ड डेट एंड एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन, जिस दिन आप इंटीमेट कर रहे हैं और जिस दिन रिकॉर्ड डेट है, वो दोनों डेट को छोड़ दिए, उसके बीच में कम से कम 7 दिन होने चाहिए। मतलब आज आप इंटीमेट कर रहे हैं और रिकॉर्ड डेट जो भी आगे की है, और रिकॉर्ड डेट वाला डेट मत काउंट कीजिए, और आज आप वो भी मत काउंट कीजिए, उससे कम से कम 7 दिन पहले इस बात की जानकारी देने की हमने ये रिकॉर्ड डेट फिक्स की है फॉर द पर्पस ऑफ सो एंड सो। एंड द लास्ट नेक्स्ट इज दैट इज द वोटिंग रिजल्ट्स बाय शेयरहोल्डर। ये पॉइंट उसमें भी आया था, कोई भी जनरल मीटिंग होती है, एजीएम ईजीएम एंड ऑल दैट, तो आपको मीटिंग के 48 घंटे के अंदर आपको मीटिंग की डिटेल्स, क्या हुआ मीटिंग में, क्या ट्रांजैक्शंस हुई, क्या वोटिंग पैटर्न रहा, उसकी मतलब एक पूरे मिनट्स बना के आपको स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ता है। चेंज इन द नेम ऑफ लिस्टेड, ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपको नाम बदलना है तो नाम बदलने के पहले मैंने बताया था लास्ट में फाइनली जो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लगाते हैं फॉर अप्रूवल फॉर चेंज ऑफ नेम, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का आरओसी को डेलीगेट कर रखा है, उस एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज से भी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, एंड देन ओनली स्टॉक एक्सचेंज ओके कर देगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज आरओसी फॉर अप्रूवल फॉर चेंज ऑफ नेम। तो लिखा ना प्रायर अप्रूवल बिफोर फाइलिंग द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ नेम विद आरओसी, मतलब आरओसी लिखा हुआ, बेसिकली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करेगा टू द आरओसी। तो ये सारी इवेंट बेस्ड कंप्लायंस में मैक्सिमम चीजें तो रिपीटेशन थी जो कि उन कंपनीज पे अप्लाई होती है जो आपको मेन बोर्ड पे लिस्टेड हैं, बाय एंड लार्ज काफी तक, कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हैं, एंड बाकी कुछ आपकी जो वहाँ क्वार्टरली कंप्लायंस है यहाँ पे हाफ ईयरली हो गई, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट वाला था, शेयरहोल्डिंग पैटर्न रेगुलेशन 31 वाला था, जो वहाँ पे क्वार्टरली था, यहाँ हाफ ईयरली हो गया। तो कुछ कुछ ये चेंज है, बाकी काफी हद तक सेम है। सो इस क्लास के लिए इतना ही।
अभी इस चैप्टर में जो हमारे चैप्टर चल रहा लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में एक क्लास में और लूंगा, एंड विद दिस वी आर कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।